लिंकेज। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं, वो है लिंकेज। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये दो टर्म्स जो है वो एक दूसरे के विपरीत चलती है। लिंकेज का अर्थ होता है लिंक यानी संलग्नता, और क्रॉसिंग ओवर का अर्थ होता है एक दूसरे के में आदान प्रदान करना, एक दूसरे में जीन्स का आदान प्रदान होना समजात गुणसूत्र में। तो संलग्नता अगर हम देखें तो जीन्स की वह विशेषता जिसमें वह एक साथ कई अन्य सहयोगी जीन्स के साथ स्थानांतरित या वंशागत होता है, अर्थात कोई एक जीन होता है वो किसी दूसरे जीन के साथ स्थानांतरित होना पसंद करता है। मान लीजिए दो ये गुणसूत्र है, दो गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड हैं, उनके ऊपर कोई दो जीन उपस्थित हैं, तो ये दोनों जीन ये साथ साथ अगली पीढ़ी में जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम एक साथ स्थानांतरित हो, तो ये एक दूसरे के संलग्न जीन कराएंगे। अगर ये साथ साथ स्थानांतरित होते हैं, इस क्रिया को संलग्नता कहते हैं। संलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत जो है वो मॉर्गन और कैसल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि इनके अनुसार संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं, और गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में स्थित होते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया था। ताकि ये एक गुणसूत्र है तो उसके ऊपर पाए जाने वाले जीन जो होंगे वो रेखीय क्रम के अंदर उपस्थित होंगे, अर्थात त्रिविमीय में नहीं होते, रेखीय क्रम में जीन उसके ऊपर उपस्थित रहेंगे। और जो जीन नहीं क्रम में होते हैं और जीन के संलग्न होने की क्षमता उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जो जीन एक दूसरे के जितने नजदीक होंगे उनकी संलग्नता ज्यादा होगी, उन दोनों का साथ साथ अगली पीढ़ी में जाने की संभावना अधिक होगी। जैसे जैसे उनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, इसलिए उनके साथ जाने की क्षमता जो है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए संलग्नता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जिसके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। संलग्नता दो प्रकार की होती है। पहला पूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता जैसे ड्रोसोफिला के अंदर धूसर शरीर व अवशेषी पंखों का पाया जाना, अर्थात धूसर शरीर के गुण और अवशेषी पंखों के गुण हमेशा साथ में स्थानांतरित होते हैं। अतः ये तय है कि जिसमें धूसर शरीर की ड्रोसोफिला के पंख अवशेषी होंगे ही होंगे। दूसरी है अपूर्ण संलग्नता, जिसके उदाहरण है ये एक प्रकार की लिंग संलग्नता है, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांता। इसके अंदर हीमोफीलिया के जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। संलग्नता का जानवरों में यह उदाहरण मिलता है कि जैसे दूध का उत्पादन और वसा प्रतिशत, ये एक दूसरे के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और हमेशा साथ साथ ही ट्रांसफर होते हैं। ये एक प्रकार के लिंकेज का उदाहरण है। अगला हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर शब्द जो है मॉर्गन के द्वारा दिया गया। क्रॉसिंग ओवर का अपन ने अध्ययन किया था, ये हमने अध्ययन किया था पैकेटीन अवस्था के अंदर। प्रोफेस फर्स्ट जो होती है अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रथम अवस्था और उसकी प्रोफेस फर्स्ट अवस्था के अंदर पैकेटीन गुणसूत्र पैकेटीन अवस्था के अंदर क्रॉसिंग ओवर होते हैं। साथ साथियों समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान होना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। साथियों ये दोनों जैसे समजात गुणसूत्र हैं तो उसके अंदर मान लीजिए दो क्रोमेटिड हैं, ठीक है, एक और दो। इसके अंदर दो और दो तो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, एक और एक समजात गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। जब दो और एक के बीच में या इसके एक और दो के बीच के अंदर बीच में जब इंटरेक्शन होगा, अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे के बीच में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होगा, तो इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। इस क्रॉसिंग ओवर के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और माता पिता की जो संतानें हैं वो अलग नजर आती है क्रॉसिंग ओवर के अंदर विभिन्नताएं होने के कारण। आगे हम अध्ययन करते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील इसे बहु एलील भी कहते हैं, और इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो कोई भी जीन कई बार परिवर्तित या उत्परिवर्तित होकर कई रूप प्रदर्शित करता है, अर्थात एक जीन से बहुत सारे लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। यह जीन प्रत्येक जीव में समान जीन लोकस पर पाए जाएंगे और अलग अलग जीवों में इस जीन से केवल दो एलील, होने में तो बहुत सारे एलील हैं लेकिन किसी एक जीव के अंदर केवल दो एलील जाएंगे और युग्मक में केवल एक एलील जाएगा, और युग्मक से जब जायगोट का निर्माण होगा उसमें केवल केवल दो एलील होंगे और वो किसी एक लक्षण को दिखाएगा। उदाहरण के लिए हम देखें तो मल्टीपल एलील्स का जो उदाहरण है वह है गोवंश में रक्त समूहों का मिलना, चूहों में त्वचा का रंग, खरगोश में त्वचा का रंग और ड्रासोफिला में पंख का गुण। साथियों अगर
प्रश्न के अंदर आता है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण है। और प्रश्न में केवल ये लिखा है कि ए बी ब्लड ग्रुप किसका उदाहरण है, तो यह केवल कोडोमिनेंस का उदाहरण है। कोडोमिनेंस का अर्थ है सहप्रभाविकता, जिसमें दोनों कोई भी प्रभावी जीन नहीं होता, दोनों जीन प्रभावी होते हैं। कोई भी एक प्रभावी नहीं होता, दोनों जीन प्रभावी होते हैं, अर्थात दोनों के लक्षण अगर उपस्थित हो तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों के लक्षण होते हैं। जबकि ए बी ओ ब्लड ग्रुप बहु एलील या मल्टीपल एलील का उदाहरण है। अपन एबीओ ब्लड ग्रुप का अगर अध्ययन करें तो इस तरह से हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे इस टेबल में बताया गया है कि मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप वाली माता और ओ ब्लड ग्रुप वाले पिता का जब क्रॉस होता है तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा यानी जो संतति पैदा होगी वो ओ ब्लड ग्रुप वाली होगी, और ये जो 3 ब्लड ग्रुप है इसकी संतानें संभव नहीं है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को अपन देखते हैं कि ओ का ए के साथ, ए का ए के साथ, या माता पिताओं का जिस तरह से क्रॉस कराते हैं तो निम्न प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है और ये संतानें उत्पन्न नहीं हो सकती। रक्त समूहों का अध्ययन करते हैं तो हम ये जानना सबसे पहले ये जरूरी है कि ए रक्त समूह का जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो इस तरह से होगा। या तो हो सकता है कि इनके दोनों जीन समजात हो, दोनों पे ए हो, या ये विषम युग्मज भी हो सकते हैं, अर्थात आई0 भी हो सकता है। और इस केस के अंदर इनके अंदर जो पाया जाने वाला एंटीजन है वो ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी बी होगा, अर्थात ये ए का ब्लड ग्रुप लेस ए जो है ए का जो है खून ले सकता है, और अगर मान लीजिए किसी और का खून इसमें चलाएंगे तो बी प्रकार के एंटीबॉडी इसमें बनेंगे। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप का बताया गया तो वो होमोजाइगस आईबी भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। क्योंकि आईबी प्रभावी होगा तो इस केस के अंदर भी आईबी अगर प्रभावी है तो बी ब्लड ग्रुप ही बनेगा, और इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीबॉडी ए होता है। ए बी ब्लड ग्रुप की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर आईबी, क्योंकि यह एक प्रकार की सहप्रभाविकता का उदाहरण है, इसके अंदर दोनों ही प्रभावी होंगे और दोनों प्रकार के एंटीजन का निर्माण होगा, आईबी कहलाएगा। और इनके अंदर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होंगे, इसलिए एंटीबॉडी कोई न होने के कारण ये सार्वत्रिक ग्राही कहलाएंगे, अर्थात सभी से ये रक्त ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ओ रक्त समूह के लिए अगर हम देखें तो ओ रक्त समूह के लिए हम देखें तो उसके जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर किसी भी प्रकार का जीन नहीं पाए जाएंगे, न ए पाया जाएगा न बी पाया जाएगा, और उनके अंदर जो पाए जाने वाले जो होंगे एंटीजन वो शून्य होंगे, नील होगा, नील एंटीजन पाए जाएंगे, जबकि उनके अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाएगी, यानी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी। इस कारण इस प्रकार के ब्लड ग्रुप वालों को सार्वत्रिक दाता कहेंगे, ऐसे ब्लड ग्रुप वाले सार्वत्रिक दाता कहलाएंगे। तो इस तरह से हम ध्यान रखें कि ए बी ब्लड ग्रुप हमेशा सार्वत्रिक ग्राही होता है, और ओ ब्लड ग्रुप है जो सार्वत्रिक दाता होता है, ये सभी को दे सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीपल एलिज्म के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप वाले माता, ओ ब्लड ग्रुप वाली लड़की का ए ब्लड ग्रुप वाले लड़के के साथ शादी होती है तो उनकी संततियों के अंदर किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर प्रश्न में इस तरह से आता है कि ओ ब्लड ग्रुप, अगर प्रश्न में इस तरह से आए कि ओ ब्लड ग्रुप वाली माता का ए ब्लड ग्रुप वाले पिता से शादी होती है, तो ओ ब्लड ग्रुप का जीनी संरचना हम लिखेंगे तो वो इस तरह से होगी आई, और ए ब्लड ग्रुप की अगर जीनी संरचना देखें तो इस तरह से हो सकती है, या तो आई हो सकती है या ये हो सकती है आई0। अगर प्रश्न में इस तरह से दिया जाता है कि उस ए ब्लड ग्रुप वाले लड़की का पिता का ब्लड ग्रुप ओ था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो निश्चित है कि वो हेट्रोजेनस होगी और ये कंडीशन पाई जाएगी। अगर मान लीजिए उसके अंदर दिया हुआ रहता है कि उसका जो जीनी संरचना वो होमोजेनस या समजात आइए है तो इस तरह की संरचना होगी। जब इनका हम क्रॉस कराते हैं तो इससे जो गुणसूत्र बनेंगे
इससे जो युग्मक बनेंगे वो आई प्रकार के बनेंगे, और इससे हम देखें तो दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, वो इस तरह से बनेंगे। उनको अगर हम क्रॉस कराएं तो हम यहाँ देखते हैं इस तरह से, इसका हम क्रॉस कराएं तो हमको देखने को मिलेगा कि दोनों में केवल और केवल हेट्रोजनस बनता है, और इनके अंदर दोनों में ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ये भी ए ब्लड ग्रुप होगा और ये भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए और भी हम प्रश्नों के अंदर देख सकते हैं, मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले का अगर क्रॉस अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले संतान ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला के साथ में कराया जाता है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं आई ए आई बी बनेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार का जीन नहीं है तो आई आई बन जाएगा। इन दोनों का हम क्रॉस कराते हैं तो हम यहाँ पाएंगे कि दो तरह के मिलेंगे हमें। यहाँ पे युग्मक के रूप में केवल आई बनेगा, और यहाँ युग्मक के रूप में आई ए आई बी बनेंगे। इनका जब क्रॉस होगा तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के ब्लड ग्रुप बनेंगे, एक आई बी आई और एक आई ए आई। दोनों देखते हैं तो ए और ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। इस तरह से हम क्रॉस का अध्ययन भी कर सकते हैं कि किस तरह से क्रॉस के द्वारा संततियों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप प्राप्त होंगे। आगे हम अब ब्रीडिंग पार्ट का अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो वो इस तरह से है। साथियों, एक प्रश्न आम रूप से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या हम देखें तो सबसे पहला जो उदाहरण हम देखते हैं वह है कैट। इसको हम सीरीज से अगर अध्ययन करें कि कम से ज्यादा, तो हमें याद रखने में सहायता मिलती है। सबसे पहले हम देखें तो सबसे ही पहले कैट और पिग दोनों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। दोनों में 38 गुणसूत्र होंगे। उसके पश्चात हम आगे आए तो 46 गुणसूत्र ह्यूमन में पाए जाएंगे और नीलगाय में पाए जाएंगे। फिर दलदलीय और रिवर यानी नदी वाली स्वाम्प और रिवर बफेलो दोनों के अंदर 48 और 50 गुणसूत्र, दो गुणसूत्र का अंतर, एक जोड़ी का अध्ययन होता है। उसके बाद हम देखें शीप में 54 गुणसूत्र होते हैं। गोट, काऊ और याक इन तीनों में मिला के इन तीनों में समान गुणसूत्र होंगे, 60 गुणसूत्र। डंकी और हॉर्स के अंदर देखें तो 62 और 64। इन दोनों के जो संकर होते हैं म्यूल और हिन्नी, उसके अंदर 63 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र मिलते हैं फार्म एनिमल्स में, वो देखें तो 74 गुणसूत्र कैमल के अंदर पाए जाएंगे। इसके पश्चात जो आएगा डॉग और क्वेल, क्वेल यानी बटेर और फाउल, इन तीनों के अंदर 78 गुणसूत्र पाए जाएंगे। डक में 80 और टर्की में 82 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुछ कुछ किताबों में फाउल के 80 82 भी लिखे जाते हैं, लेकिन ये सबसे स्टैंडर्ड बुक से नोट किया हुआ है 78, 80 एंड 82। क्वेल, फाउल, डक एंड टर्की। फाउल में 78, डक में 80 एंड टर्की में 82। इसको इसी क्रम में याद करेंगे तो हमेशा याद हो जाता है। इनके गुणसूत्रों की संख्या में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। साथियों, ब्रीडिंग से संबंधित बहुत सारी टर्म्स भी एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो इन्हें सर्विस पीरियड क्या होता है, ब्याने की तारीख से वापस गर्भ ग्रहण करना सर्विस पीरियड कहलाता है। अच्छा, वह पीरियड जब जानवर ब्याह गई, गाय के ब्याने के पश्चात वापस वह जब गर्भ ग्रहण कर लेती है तो इसे हम सर्विस पीरियड कहते हैं। इसी पश्चात एक और टर्म आती है एज ऑफ फर्स्ट कमिंग, अर्थात जन्म से लेकर वह समय जब वह पहली बार बच्चे को जन्म देती है तो उसे एज ऑफ फर्स्ट कमिंग कहते हैं। पोस्टपार्टम ब्रीडिंग इंटरवल, ब्याने के पश्चात प्रथम बार हीट में आने का समय पोस्टपार्टम ब्रीडिंग इंटरवल कहलाता है। जनरली ये 60 दिन का होता है। ब्याने के पश्चात गर्भ धारण कर लेना सर्विस पीरियड कहलाता है, और ब्याने के पश्चात प्रथम बार हीट पे आने का समय पोस्टपार्टम ब्रीडिंग इंटरवल कहलाता है। इसी पश्चात काविंग इंटरवल अगर हम देखें तो दो संततियों के बीच के अंदर, दो संततियों के जन्म लेने के बीच में जो समय होता है उसे हम काविंग इंटरवल कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखें तो ड्राई पीरियड अर्थात शुष्क काल जिसको हम कहेंगे, तो इसे हम देते हैं कि दूध देना, जब जानवर प्रेग्नेंट होता है तो 8वें 9वें महीने में दूध देना छोड़ देता है। तो जानवर के दूध देना छोड़ने से लेकर अगली ब्यात में ब्याने तक का जो समय रहता है, ब्याने का जो समय रहता है, और वापस दूध पर आने का जो समय है, एक तरह से जिस समय वह दूध नहीं देता है, इस पीरियड को हम शुष्क काल या ड्राई पीरियड कहते हैं। ये सभी गुण कहलाते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्रेट्स कहते हैं। ये ब्रीडिंग के अंदर जानवर का चयन करने के काम में आते हैं। आगे हम देखते हैं सिलेक्शन।
सिलेक्शन जो है, जिसे हम चयन कहते हैं, सिलेक्शन का अर्थ है उन पशुओं का चुनना जो कि अगली पीढ़ी के अंदर को जन्म देने का कार्य करेंगे, अर्थात अगली पीढ़ी के लिए जनकों को तैयार करना सिलेक्शन करना कहलाता है, जो कि संततियों को जन्म देंगे। इसमें सायर और डैम हम कहते हैं। डैम का अर्थ है माता और सायर का अर्थ है पिता। एक प्रश्न जो बहुत बार पूछे जाते हैं वो है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पर। तो सिलेक्शन के क्राइटेरिया हम देखें तो वह दो तीन प्रकार के होते हैं जिसका अपन अध्ययन करते हैं। तो वो अपन देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सिलेक्शन के अंदर हम देखते हैं व्यक्तिगत चयन। जब किसी भी पशु को बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर अपन चयन करते हैं, अर्थात उसके फिनोटाइप के आधार पर हम उसका चयन करते हैं, तो इसे हम इंडिविजुअल सिलेक्शन कहते हैं। और इसे मास सिलेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर चयन किया गया है तो उसे इंडिविजुअल सिलेक्शन कहेंगे। इसे मास सिलेक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो ब्रीडिंग के प्रयोग वो ड्रोसोफिला फल मक्खी पर किए गए हैं। ड्रोसोफिला फल मक्खी में चयन करते समय एक जैसी दिखाई देने वाली मक्खियां, अर्थात समान फिनोटाइप वाली मक्खियों को एक साथ रखा जाता है और एक साथ रख लिया जाता है, इसलिए इसे मास सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि एक जैसे दिखने वाली मक्खियों को हम साथ में रख लेते हैं। इंडिविजुअल सिलेक्शन जो है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला इंडिविजुअल सिलेक्शन जो के अगर प्रकार देखें तो सबसे पहला है वो टेंडिंग प्रकार का सिलेक्शन। टेंडिंग सिलेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि गुणों के आधार पर, अर्थात एक के बाद एक गुण के आधार पर चयन करना, अर्थात पहले एक गुण के लिए जैसे दुग्ध उत्पादन, फिर उसके पश्चात एज ऑफ फर्स्ट कमिंग, फिर उसके पश्चात कार्कस वेट, अलग अलग प्रकार के गुणों को लेकर एक के पश्चात एक हम चयन करते जाते हैं। तो इस प्रकार के सिलेक्शन को हम टेंडिंग सिलेक्शन कहते हैं। उसके पश्चात इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल। इस प्रकार के सिलेक्शन मेथड के अंदर हम एक से अधिक गुणों की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देते हैं, अर्थात हम गुणों का चयन तो करते हैं लेकिन उनकी न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देते हैं एवं इस सीमा से ऊपर वाले व्यक्तिगत का हम चयन कर लेते हैं, अर्थात जैसे हम प्रत्येक गुण की एक सीमा निर्धारित कर देंगे, उस सीमा से जो भी अधिक है उनका हम चयन कर लेते हैं और उस सीमा से जो भी कम रहते हैं उनका हम चयन नहीं करते। इसे हम इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल कहते हैं। अगला मेथड जो है वो टोटल स्कोर और सिलेक्शन इंडेक्स मेथड कहलाता है। इस मेथड के अंदर एक साथ बहुत सारे गुणों को उनके आर्थिक महत्व और उपयोगिता के आधार पर हम चयन करते हैं और उनकी उपयोगिता के आधार पर उनके सारे गुणों की जोड़ लगा देते हैं। जोड़ लगाने के पश्चात जिसकी जोड़ अधिक आती है उसका हम चयन कर लेते हैं। आर्थिक महत्व और उपयोगिता के आधार पर सभी गुणों को अलग अलग प्राथमिकता दी जाती है। उसके आधार पर टोटल स्कोर या एक इंडेक्स, सिलेक्शन इंडेक्स बनाई जाती है जिसके आधार पर चयन किया जाता है। ये तीनों मेथड इंडिविजुअल सिलेक्शन के हमने देखे, जिसमें टेंडिंग सिलेक्शन, इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल और टोटल स्कोर मेथड। इनमें सबसे अच्छा मेथड टोटल स्कोर सिलेक्शन मेथड है, क्योंकि इसमें एक से अधिक गुणों को उनकी उपयोगिता के आधार पर चयन किया जाता है, जबकि इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल के अंदर चूंकि न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है, इसलिए ऐसा कोई पशु जो कि बहुत किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक परफॉर्मेंस कर रहा हो, जैसे दुग्ध उत्पादन में बहुत अधिक अच्छा दूध देता हो लेकिन उसकी एज ऑफ फर्स्ट कमिंग कम हो, तो ऐसे केस के अंदर चूंकि न्यूनतम सीमा किसी गुण की निर्धारित रहेगी तो वह सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा मेथड टोटल स्कोर या सिलेक्शन इंडेक्स कहलाता है। फिर इंडिविजुअल सिलेक्शन के पश्चात हम देखें तो दूसरा होता है पेडिग्री सिलेक्शन, अर्थात वंशावली के आधार पर चयन करना। वंशावली के आधार पर चयन करने के लिए हम भाई बहन, चचेरे ममेरे, रिश्तेदारों के आधार पर भी चयन करते हैं। इसके अलावा उसके पूर्वजों के लक्षण के आधार पर भी हम उसका चयन करते हैं। यह पेडिग्री सिलेक्शन उन लक्षणों के चयन करने में बहुत मदद करता है जो कि जीवन के उत्तरार्ध में नजर आते हैं, या ऐसे लक्षण जो कि लैंगिक लक्षण होते हैं, तो उनके चयन करने के अंदर पेडिग्री सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी भी, जैसे मुर्गी का ड्रेसिंग परसेंटेज का लक्षण को चयन करना है, तो वो मुर्गी के मरने के पश्चात ही नजर आएगा। ऐसे वक्त में उसके पूर्वजों एवं चचेरे ममेरे भाई बहनों और रिश्तेदारों के गुणों के आधार पर उसका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे अंतिम मेथड जो हम देखते हैं वो है प्रोजेनी सिलेक्शन। यह सबसे अच्छा मेथड है और इसमें संतति की योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है। उसको हम प्रोजेनी टेस्टिंग भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मेथड है, लेकिन इस तरीके में समय और धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ये हमने सिलेक्शन के विभिन्न प्रकार के क्राइटेरियाज को देखा है। आगे हम रीडिंग में अध्ययन करते हैं
ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इन ब्रीडिंग या अंतर प्रजनन को हम देखते हैं। इस प्रक्रिया में उन दो माता पिताओं का क्रॉस कराते हैं जो कि एक दूसरे के संबंधी या रिश्तेदार होते हैं, अर्थात एक ही ब्रीड के उन पशुओं का क्रॉस कराया जाता है जो कि एक दूसरे से समानता रखते हैं, उनका हम क्रॉस कराते हैं। समानता, किस प्रकार की समानता? तो सबसे पहले हम देखें कि पहले की 4-5 पीढ़ियों में जिनका एक ही पूर्वज रहा हुआ हो, तो ऐसी या 4-5 पीढ़ियों में जिनका एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा हुआ हो, उन्हें हम समान कहेंगे। अर्थात जिनके पूर्वज समान हो, 5 पीढ़ियों तक के पूर्वज अगर समान हो, तो ऐसे पशु अंतर प्रजनन, ऐसे पशुओं के बीच में जो क्रॉस होगा उसे हम अंतर प्रजनन कहेंगे, क्योंकि वह एक दूसरे के संबंधी या रिश्तेदार होंगे। साथियों, इनब्रीडिंग दो प्रकार की हमने देखी है, होती है। पहला क्रॉस, क्लोज इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग के उदाहरण है माता का पुत्री के साथ या पिता का पुत्री के साथ, अथवा फुल सिब्स, ब्रदर्स का सिस्टर्स के साथ, या हाफ सिब्स के बीच में जो क्रॉस होता है उसे हम क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। क्योंकि इनके जीन एक दूसरे से काफी अधिक समानता रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो इसे हम क्लोज इनब्रीडिंग कहते हैं। दूसरा लाइन इनब्रीडिंग, इसमें 4-5 पीढ़ियों के पूर्वज जिनके समान हो, जो एक दूसरे के रिश्तेदार हो और एक ही ब्रीड के हों, उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम लाइन इनब्रीडिंग कहते हैं। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्लोज इनब्रीडिंग को छोड़कर जो अन्य प्रकार की इनब्रीडिंग होती है, जिनमें 4-5 पीढ़ियों के पूर्वज एक दूसरे के समान हो, तो उसे हम चचेरे तो हम इसे लाइन ब्रीडिंग कहेंगे। जैसे चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच में जो चचेरे ममेरे भाई जो हैं, उन भाई बहन उनके बीच में जो इनब्रीडिंग होती है उसे हम लाइन इनब्रीडिंग कहेंगे। आगे हम देखते हैं तो इनब्रीडिंग के जो लाभ है वह है कि शुद्ध नस्ल को बनाए रखता है। इनब्रीडिंग की वजह से जब एक दूसरे जानवरों में जब क्रॉस होता है तो उनके अंदर शुद्ध नस्ल बनी रहती है, और इससे होमोजाइगोसिटी या समजातता बढ़ती है और समान गुणसूत्र बनते हैं। होमोजाइगोटिसिटी बढ़ने के कारण अगली पीढ़ी के अंदर समान गुण स्थानांतरण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इनब्रीडिंग के हम नुकसान देखें तो हम देखते हैं कि अंतर प्रजनन कराने के कारण जनन क्षमता में, वृद्धि दर में, या जीवन क्षमता जिसे वाइटलिटी कहते हैं, ये धीरे धीरे घटती चली जाती है और पशुओं के अंदर विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है और सारी प्रजाति एक जैसी नजर आती है। विभिन्नताएं समाप्त होने के कारण इन ब्रीडिंग विभिन्नताओं का समाप्त होने के कारण इन ब्रीडिंग का नुकसान है, इससे हेरिटेबिलिटी घटती जाती है। आगे हम देखें आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का अर्थ है असंबंधित पशुओं के बीच में क्रॉस कराना, जो कि इनब्रीडिंग के जस्ट उल्टा है। असंबंधित पशुओं के बीच में जो क्रॉस होगा उसे हम आउटब्रीडिंग कहेंगे। सबसे पहला जो हम इसके अंदर देखते हैं वो है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग को देखते हैं तो आउट क्रॉसिंग के अंदर हम देखते हैं कि समान नस्ल के अर्थात सेम ब्रीड के असंबंधित पशुओं के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे। ये इनब्रीडिंग से अलग है। इनब्रीडिंग के अंदर समान नस्ल के संबंधित पशुओं में क्रॉस कराया जा रहा था, जबकि आउटब्रीडिंग के अंदर समान नस्ल के असंबंधित पशुओं में क्रॉस कराया जा रहा है। इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए जो गिर गाय भारत की है और गिर गाय ब्राजील की है, चूंकि दोनों की नस्लें समान है, लेकिन अगर इनमें क्रॉस कराया जाए तो ये आउट क्रॉसिंग कराएगा। क्यों? क्योंकि 5 पीढ़ियों तक उनके हम देखें तो पूर्वज समान नहीं है, तो ऐसे पशु असंबंधित पशु कहलाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थान के किसी एक नस्ल का किसी दूसरे स्थान की उसी नस्ल के साथ में अगर क्रॉस कराया जाए तो ऐसी ब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग कहलाएगी। इसी तरह से आगे हम देखें क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग की प्रमुख शर्त है कि अलग अलग ब्रीड्स होनी चाहिए। अलग अलग ब्रीड्स के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे, और इस क्रॉस ब्रीडिंग के कारण संकर ओज उत्पन्न होता है जिसे हम हेट्रोसिस कहते हैं। संकर नस्ल माता पिता से अधिक गुणवान होती है क्योंकि उसमें हेट्रोसिस पाया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग के विभिन्न प्रकार के हम टाइप देखते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे होलिस्टीन फ्रीशियन का क्रॉस हम गिर गाय से कराएंगे, तो इस प्रकार जो क्रॉस होता है उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। या जैसे हम देखते हैं करन स्विस या करन फ्रिस जो नस्ल तैयार हुई है वो सभी क्रॉस ब्रीडिंग का ही परिणाम है। क्रॉस ब्रीडिंग के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे टू वे क्रॉस। दो संकरों के बीच में क्रॉस कराना टू वे क्रॉस कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो ब्रीड है, इसी तरीके से ए और बी दो और ब्रीड सेम ब्रीड्स हैं, इनके नर और मादा के बीच में जो क्रॉस हुआ उससे एक्स संकर और वाई संकर पैदा हुए,
और इन दोनों के बीच में जो क्रॉस हुआ उसे हम टू वे क्रॉस कहेंगे। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना टू वे क्रॉस कहलाता है। इसे इंटर से ब्रीडिंग भी या इंटर से क्रॉसिंग भी कहते हैं। अगला जो है वो देखें तो बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के अंदर हम जो संकर पैदा हुआ है, संकर जो पैदा हुआ है उसको पूर्वज के साथ हम क्रॉस करा देते हैं, उसके जनक के साथ में हम क्रॉस कराते हैं। ये भी एक प्रकार के क्रॉस ब्रीडिंग का उदाहरण है। फिर क्रॉस ब्रीडिंग में एक इम्पोर्टेंट आता है, वो है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस हम देखते हैं, इसके अंदर मान लीजिए दो ब्रीड्स शुरुआत में ली जाती है, ए और बी। इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस कराने पर मान लीजिए ए बी जो पैदा होगा उसके अंदर ए के 50% और बी के 50% लक्षण होंगे। इस प्रकार जो संकर प्राप्त हुआ है उसका पुनः किसी एक जनक के साथ में क्रॉस कराया जाता है। मान लीजिए ए के साथ में इस प्रकार जो फीमेल प्राप्त हुई है, ए नर के साथ में उसका क्रॉस कराते हैं। अगली पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं तो चूंकि ए से आधे गुण ट्रांसफर होंगे, इसलिए ए का तो 50% गुण ट्रांसफर होंगे, जबकि इधर हम देखते हैं ए और बी के 25% गुण ही ट्रांसफर होंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी के अंदर जो गुण जाते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो ए के 25% और बी के 25%, और इधर हम देखते हैं चूंकि ए प्योर है तो उसके आधे गुण ट्रांसफर होंगे, तो ए के 50% गुण ट्रांसफर होंगे। तो ए के यहाँ से आए 50 और इधर से आए 25, टोटल ए के गुण हो जाएंगे 75। और इसी तरह से बी का केवल इस तरफ से ही आएगा, तो यहाँ से उसे 25 मिलेंगे, तो कुल हो जाएंगे बी के 25, 75 और 25। अगली पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं कि ए और बी का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है। ए के लक्षण 25% होंगे और बी के 25, ए के 75 और बी के 25। अगली पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं कि इस बार बी के साथ क्रॉस कराया है। इस पीढ़ी में जो मादा प्राप्त हुई है उसका बी के साथ में क्रॉस कराया जाता है। इस बी के साथ में जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसके बी के 50% गुण ट्रांसफर होंगे, बी का 50% ट्रांसफर होगा, जबकि इनके आधे आधे ट्रांसफर होंगे। तो ए का यहाँ 37.5 ट्रांसफर होगा और जबकि बी का 12.5% ही ट्रांसफर होएगा। कुल हम यहाँ पर मिला के देखेंगे तो 12.5% बी का इधर से है और 50% इधर से आ रहा है, तो टोटल मिलाकर 50 और 12.5, 62% हमको बी का प्राप्त होगा। जबकि ए का केवल इससे ही प्राप्त हो रहा है, तो ए का केवल 37.5%, ए का केवल और केवल जो शंकर आया उससे ही प्राप्त हो रहा है, तो 37.5% ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर एक के बाद एक जनकों के साथ वापस से क्रॉस कराया जाता है शंकर का, उससे उसकी जीनी संरचना के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो क्रॉस के पश्चात एक तिहाई लक्षण ए के रह जाते हैं, एक तिहाई से कुछ ज्यादा, और बी के लक्षण दो तिहाई के लगभग हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं तो एक फेमस तरीका क्रॉस ब्रीडिंग का वो है ग्रेडिंग अप करना। ग्रेडिंग अप के अंदर हम देखते हैं कि ये भी एक क्रॉस ब्रीडिंग का प्रकार है, जिसमें शुद्ध नस्ल के सायर का अवर्गीकृत डैम्स के साथ लगातार क्रॉस कराया जाता है। इसके अंदर एक शुद्ध नस्ल का सायर जैसे कि गिर नस्ल की गाय कह सकते हैं, और डैम यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्ट गाय हो सकती है। गिर नस्ल के सांड का अवर्गीकृत गायों के साथ में लगातार क्रॉस कराना। इसको के अंदर हम देखते हैं कि शुरुआत के अंदर यानी पहली पीढ़ी के अंदर हम देखते हैं कि सायर के द्वारा 50% गुण जो है ट्रांसफर किए जाते हैं गिर नस्ल के। अगली पीढ़ी में फिर सायर से क्रॉस कराया जाता है, तो सायर से इसके 50% और इसके 25% गुण आएंगे, तो कुल मिलाकर 75% गुण चले जाएंगे। अगली पीढ़ी में हम फिर देखें कि सायर से 50% गुण और इससे 37.5% गुण आएंगे, 75 का आधा, तो कुल 87.5% गुण चले जाएंगे। अगली पीढ़ी में फिर हम देखें तो इस तरह से 94%, क्योंकि सायर के तो पूरे 50 आएंगे और इस 87.5 के आधे 94। इस तरह से धीरे धीरे हम छठी पीढ़ी तक देखते हैं तो 98.4% तक गुण चले जाते हैं। पहली पीढ़ी से प्राप्त संकर का पुनः शुद्ध नस्ल वाले सायर से क्रॉस कराया जाता है, ये ग्रेडिंग अप है। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि 6 पीढ़ियों तक कराई जाती है, तो इससे प्राप्त होने वाली संतति में सायर के 98.4% तक गुण मिल जाते हैं। यहाँ हमने देखा कि जब प्रजनन कराया जाता है तो सायर के जो 100% गुण थे उसी की तरह की संतति 6 पीढ़ियों के पश्चात पैदा होने लग जाती है। तो यह नस्ल सुधार के अंदर भी ये क्रिया प्रयोग में लाई जाती है, जिसे हम ग्रेडिंग अप कहते हैं। 6 पीढ़ियों के बाद लगभग वो सायर जैसे दिखने वाली संतति प्राप्त हो जाती है, ये क्रिया ग्रेडिंग अप कहलाती है। फिर अगला देखें तो जातीय संकरण, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन।
ये भी एक प्रकार की क्रॉस ब्रीडिंग ही है। इसके अंदर दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। दो अलग अलग जातियों के बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम जातीय संकर कहते हैं। जातीय संकर का उदाहरण है, जैसे मान लीजिए और अ, घोड़े और गधे के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो जो प्राप्त होते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि घोड़ी और गधे के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं म्यूल, और घोड़े और गधी के बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम हिरनी कहते हैं। इसे याद रखने का तरीका हम इस तरह से याद रखें कि मेयर्स का जब क्रॉस, यानी घोड़ी का जब क्रॉस जो है डंकी के साथ में, या मेयर का क्रॉस जब ही डंकी के साथ में कराया जाता है, ही डंकी के साथ में जब क्रॉस कराया जाता है, तो एम से हम याद रखें मेयर के केस में हमेशा म्यूल पैदा होगा और हॉर्स के केस में हिन्नी पैदा होगा। हमेशा ये याद रखें कि एच यानी हॉर्स, हॉर्स के केस में हमेशा एच यानी हॉर्स, हॉर्स के केस में हमेशा हिन्नी प्राप्त होगा, और मेयर यानी एम, एम के केस में हमेशा म्यूल प्राप्त होगा। इसलिए याद रखें घोड़े और गधे के बीच में क्रॉस अपन ने यहाँ देखा था कि 64 और 62 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 64 एंड 62। इनके बीच में जो पैदा होगा उसके अंदर 63 क्रोमोसोम संकर के अंदर पाए जाएंगे। साथियों, सारों का अगर सार में अध्ययन करें तो मान लीजिए दो रिलेटेड समान ब्रीड्स के अंदर अगर अपन क्रॉस कराते हैं, अगर समान ब्रीड यानी ए और ए ब्रीड रिलेटेड हो तो उसे इनब्रीडिंग कहेंगे। यदि दो ब्रीड्स समान हो लेकिन वह अनरिलेटेड हो, ब्रीड्स समान हो लेकिन अनरिलेटेड हो, तो उसे हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे। अगर दो अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया जाए तो उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे, और दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस कराया जाए तो उसे हम स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसके आधार पर अपन सारी चीजों के अंदर अंतर देख सकते हैं। फिर आगे हम देखें तो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता तथा प्रजनन क्षमता के अंदर वृद्धि होती है। ये पाया गया है कि विदेशी नस्ल के जीन का ऑप्टिमम मात्रा 50 से 62.5% है, अर्थात 50 से 62.5 विदेशी ब्लड और 37.5 या 50% देशी ब्लड अगर रखा जाए, यानी 50 से 62% तक अगर विदेशी ब्लड रखा जाए तो दुग्ध उत्पादन हमेशा बढ़ता है। लेकिन इससे ज्यादा अगर विदेशी ब्लड लगता है तो ऐसे जानवर बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ने में, मतलब उनका रेजिस्टेंस पावर कम होता जाता है। दुग्ध उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन उनका रेजिस्टेंस पावर कम होता जाता है। इसलिए दुग्ध उत्पादन हेतु 50 से 62.5% तक का विदेशी खून रखना या विदेशी ब्लड रखना, जिनका ऑप्टिमम मात्रा 62.5% रखी गई है। साथियों, गाय और भैंसों के अंदर प्रजनन की अगर रणनीति देखें, क्या स्ट्रेटेजीज है, तो राजस्थान के केस में हम देखते हैं तो हम सबसे पहले पाते हैं कि गायों के केस में अवर्गीकृत नस्लों को राजस्थान की ही अच्छी नस्लों के साथ में क्रॉस कराया जाता है, अर्थात नॉन डिस्क्रिप्ट जो गायें हैं उनका प्योर ब्रीड के साथ में क्रॉस कराया जाता है। नॉन डिस्क्रिप्ट गायों का जो अच्छी नस्लें हैं उनके साथ में क्रॉस कराया जाता है। जैसे भारत राजस्थान की प्योर ब्रीड नस्ल गिर गाय है, सहीवाल है, थारपारकर है, इनके साथ अवर्गीकृत नस्लों का क्रॉस कराया जाता है। इसमें स्थानीय नस्लों के अच्छे सांडों का, जिनका दूध उत्पादन अच्छा हो, जिनका दूध उत्पादन कम से कम 3000 किलो से अधिक हो, उनके साथ अवर्गीकृत नस्ल की गायों का क्रॉस कराया जाता है। इस हेतु राजस्थान के अंदर गिर व थारपारकर नस्ल का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। गिर और थारपारकर नस्ल के सांडों का हम उपयोग करते हैं, उनका हम अवर्गीकृत नस्ल अवर्गीकृत गायों के साथ उनका क्रॉस कराते हैं, जिससे गायों की नस्ल का सुधार किया जाता है। इसी के साथ में अवर्गीकृत नस्लों की विदेशी नस्लों के साथ भी क्रॉस कराया जाता है। अशुद्धियाल, जिन क्षेत्रों के अंदर जल और चारा अथवा पशु भोजन की पर्याप्त मात्रा है तथा अच्छी मार्केट की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर विदेशी नस्ल के सांडों को देशी नस्ल की अवर्गीकृत मादा के साथ में क्रॉस करवाते हैं। सिंचित मैदानी क्षेत्रों में तो हम होलिस्टिन फ्रीशियन के साथ क्रॉस कराते हैं, जबकि रेगिस्तान, पहाड़ी एवं समुद्री क्षेत्रों में जर्सी के साथ क्रॉस कराया जाता है। लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि जल, चारा एवं पशु भोजन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों के अंदर हम होलिस्टिन फ्रीशियन से, रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों में जर्सी के साथ जर्सी विदेशी नस्ल के साथ देशी गायों का क्रॉस कराया जाता है। फिर उसके बाद हम देखें तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग। साथियों, ये सिलेक्शन से अलग है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का अर्थ है चयनात्मक प्रजनन। इसके अंदर हम शुद्ध जाति का शुद्ध जाति के साथ ही उसी जाति के साथ, यानी शुद्ध का शुद्ध के साथ ही क्रॉस कराते हैं। तो ये एक प्रकार की आउट ब्रीडिंग होती है। आउट ब्रीडिंग के अंदर
शुद्ध का शुद्ध के साथ तो क्रॉस कराया जाता है, लेकिन वह एक दूसरे से अनरिलेटेड होनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे से के रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। आउट ब्रीडिंग कराते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम आउट ब्रीडिंग कराते हैं, जिसके अंदर हम शुद्ध जाति का शुद्ध के साथ, जैसे गिर नस्ल की गाय का पंजाब, जैसे राजस्थान की गिर नस्ल की गाय का हम गुजरात की गिर नस्ल की गाय के साथ क्रॉस कराते हैं, तो यह आउट ब्रीडिंग कहलाएगा। इसी के पश्चात भैंसों में प्रजनन की हम रणनीति देखें तो अवर्गीकृत नस्ल की भैंसों का मुर्रा नस्ल के साथ भैंस के साथ क्रॉस कराते हैं। दक्षिण राजस्थान के अंदर सूरती नस्ल का भी प्रयोग किया जाता है, और इसी के साथ सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर शुद्ध नस्ल का उसी नस्ल की शुद्ध के साथ क्रॉस कराते हैं, अर्थात मुर्रा के यानी राजस्थान की मुर्रा का हम क्रॉस पंजाब की मुर्रा के साथ में हम कराते हैं। इसी के अलावा साथियों एक सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसमें उच्च क्षमता वाले जानवरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके अंदर उनके दुग्ध उत्पादन को नियतांक बनाए गए हैं, जैसे गिर के लिए 3500 लीटर प्रति वर्ष या इससे अधिक का दूध अगर वह दे तो उसका सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसी तरह से हरियाणा के लिए 2700, कांकेर के लिए 3000, मुर्रा के लिए 3800, जाफराबादी के लिए 4000 और मेहसाणा के लिए 3300। इस तरह से कुल 6 गाय और भैंसों का रजिस्ट्रेशन इनके दूध उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाता है। अगर इससे अधिक दूध देती है तो उनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम में किया जाता है, जिसके द्वारा पशुपालकों को अनेक लाभ पहुंचाए जाते हैं।